हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीएम क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12 की इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 12 की इकोनॉमिक्स में मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने राष्ट्रीय आय के बारे में बताया है कि राष्ट्रीय आय का आकलन किन प्रकार से किया जाता है। उसमें मैंने आपको राष्ट्रीय आय के आकलन की 3 विधियां बताई है। जो हमारी पहली विधि होती है वो होती है उत्पादन विधि, दूसरी आय विधि और तीसरी व्यय विधि। इन तीनों ही विधियों के बारे में बताया है कि राष्ट्रीय आय का आकलन तीनों विधियों से कैसे किया जाता है। अब मैं आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 to 4 की थ्योरी बताने वाला हूं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 होगा और ये हमारी बुक फर्स्ट है जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। ये हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट है और हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 to 4 तक थ्योरी, जो हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट होगा। और हमारी बुक है समष्टि अर्थशास्त्र। तो देखते हैं क्या है इसमें, इस बुक में। तो हम इन 7 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अंतिम वस्तु क्या होती है, दूसरा मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, तीसरा मूल्यह्रास किसे कहते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या होती है, आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है और कर क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, इन्हीं 7 टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु क्या होती है? अंतिम वस्तु से अभिप्राय ऐसी वस्तु से है, अंतिम वस्तु से अभिप्राय ऐसी वस्तु से है जिनका उपभोग उपभोक्ता अंतिम रूप से करता है। अंतिम वस्तु से अभिप्राय ऐसी वस्तु से है जिनका उपभोग उपभोक्ता अंतिम रूप से करता है। ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग मतलब इस्तेमाल और उपभोक्ता मतलब जैसे हम किसी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उपभोक्ता होगा। उपभोग करना किसी वस्तु का उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु का उपभोग किया जाता है। जैसे मेरे द्वारा किसी वस्तु का उपभोग करना, मैं उपभोक्ता हो गया, और किसी वस्तु का इस्तेमाल करना वो कहला गया उपभोग। तो अंतिम वस्तु से अभिप्राय ऐसी वस्तु से है जिनका उपभोग उपभोक्ता अंतिम रूप से करता है, उसे अंतिम वस्तु कहते हैं। इसमें हमारी वस्तु जो आती है वो आती है चाय। चाय का उपभोग हम अंतिम रूप से करते हैं। कॉफी, पेन और पेपर यानी कागज। और भी वस्तु आती है इसमें जिनका उपभोग हम अंतिम रूप से करते हैं। चाय का उपभोग हम अंतिम रूप से करते हैं, कॉफी का उपभोग हम अंतिम रूप से करते हैं, पेन हमारा अंतिम रूप से काम आता है और कागज को भी हम अंतिम रूप से उपभोग करते हैं। तो अंतिम वस्तु क्या होती है? अंतिम वस्तु से अभिप्राय ऐसी वस्तु से है जिनका उपभोग उपभोक्ता अंतिम रूप से करता है, उसे अंतिम वस्तु कहते हैं। और जो उपभोक्ता के अंतिम रूप से काम आती है वह वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती है। अब देखते हैं मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है। मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिनका उपभोग उपभोक्ता अंतिम रूप से नहीं करता, जिनका उत्पादन मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिनका उत्पादन दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है। वह वस्तुएं जिनका उत्पादन दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है वह वस्तु मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। जैसे कपास, बीज आदि। इन दोनों ही वस्तुओं का उपभोग, इन दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है। जैसे गन्ना भी इसमें शामिल है। गन्ने को हम अंतिम रूप से भी उपभोग कर सकते हैं। अगर हम गन्ने को खा लेते हैं तो हमारा अंतिम वस्तु हो गया वो,
अगर हम गन्ने का उपयोग चीनी बनाने में करते हैं तो वो हमारी मध्यवर्ती वस्तु हो गई। गन्ना हमारा हो गया मध्यवर्ती वस्तु और चीनी अंतिम वस्तु हो गई। तो जिन वस्तुओं का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए किया गया, जिन वस्तुओं का उत्पादन दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है उसे मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं, उसे मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक तीसरा, जिसे प्रयास होता है जब किसी स्थायी संपत्ति का मूल्य, किसी स्थायी संपत्ति जैसे आपकी कार हो गई, घर हो गया, बाइक हो गई, साइकिल हो गई आदि जितनी भी आपकी चीजें हैं, किसी स्थायी संपत्ति, ये सारी स्थायी संपत्ति है, किसी स्थायी संपत्ति के मूल्य में मूल्य का घट जाना, जैसे कार है इसके मूल्य का घट जाना, इसका मूल्य जब घट जाता है तो उसमें मूल्यह्रास होता है। किसी स्थायी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से आई कमी को मूल्यह्रास कहते हैं। किसी स्थायी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से आई कमी को मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास 4 कारणों से होता है। पहला होता है समय व्यतीत होना, समय का व्यतीत होना। जब हमारा समय व्यतीत हो जाता है, जब हमने कार, अगर हम सेकेंड हैंड बेचते हैं जब कार, तो हमारी कार आधे दामों या उससे कहीं कम, उससे पूरा पहले वाले दाम से कम रेट पे जाती है तो उसमें मूल्यह्रास हो गया, उसका जो प्राइस है वो घट गया, उसकी जो कीमत है वो घट गई, तो इसमें मूल्यह्रास हुआ। किस वजह से हुआ? क्योंकि उसका समय व्यतीत हो गया, उसका समय घट गया, वो ज्यादा पुरानी हो गई, वो उसका मॉडल पुराना हो गया, इसलिए उसका मूल्यह्रास हो गया। अगला है दुर्घटना। अगर आपकी कार में कोई डेंट पड़ जाता है, डेंट पड़ जाता है या फिर कुछ भी अगर उसमें प्रॉब्लम आती है, उसके साथ कोई एक्सीडेंट होता है, तो वो आपकी, तो उस कार का रेट घट जाएगा, उस कार का मूल्य घट जाएगा, तो वह उसमें भी मूल्यह्रास हो गया। तीसरा है हमारा अप्रचलन। अप्रचलन, इसमें भी मूल्यह्रास हो जाता है। और चौथा है आखिरी हमारा बाजार मूल्य में गिरावट। बाजार मूल्य में गिरावट मतलब जैसे आपने कोई कार खरीदी, आपने कार खरीदी 5 लाख की और अब उसके मूल्य में गिरावट हो गई, वो हो गई 3 लाख की, तो आपकी कार पहले से कम दामों में अब जाएगी, पहले से कम दामों में अब आपकी कार जाएगी, तो इसे ही कहते हैं बाजार मूल्य में गिरावट। तो मूल्यह्रास क्या था? मूल्यह्रास में किसी स्थायी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से आई कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास के 4 कारण होते हैं। किन कारणों से? पहला आता है समय व्यतीत होना, दूसरा आता है दुर्घटना होना, तीसरा आता है अप्रचलन, चौथा आता है बाजार मूल्य में गिरावट के कारण भी मूल्यह्रास होता है। ये थे हमारे 4 कारण मूल्यह्रास के, और हमने 3 टॉपिक क्लियर कर लिए। मूल्यह्रास तक हमारा क्लियर हो गया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। क्या? विदेशों से प्राप्त साधन आय, पहले विदेशों से प्राप्त, जो विदेशों से प्राप्त साधन आय, और विदेशों को दी गई साधन आय, इन दोनों के अंतर को विदेशों से प्राप्त
शुद्ध साधन आय कहा जाता है। विदेशों से प्राप्त साधन आय और विदेशों को दी गई साधन आय, इन दोनों के ही अंतर को विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहा जाता है। यानी विदेशों को हमने कितनी साधन आय दी है और हमने विदेशों से कितनी साधन आय प्राप्त की है, तो उन दोनों के अंतर को पहले आएगा हमारा विदेशों से प्राप्त साधन आय, फिर आएगा हमारा विदेशों को, जितना हमने विदेशों से लिया है और जितना हमने विदेशों को दिया है, उन दोनों के अंतर को विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहते हैं। दोबारा सुन लो, विदेशों से प्राप्त साधन आय और विदेशों को दी गई साधन आय के डिफरेंस को, के अंतर को विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहा जाता है। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से हम से ले लेंगे, यहाँ से हम को ले लेंगे, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय हो गया से माइनस को। जैसे हमने विदेशों से लिया 10 और हमने दिया 10 रुपए लिया और हमने विदेशों को 5 रुपए दिया, तो हमारा 5 ये शुद्ध साधन आय हमारी हो गई। तो विदेशों से प्राप्त साधन आय और विदेशों को दी गई साधन आय के अंतर को विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है आय का चक्रीय प्रवाह। क्या होता है आय का चक्रीय प्रवाह? पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। क्या होता है आय का चक्रीय प्रवाह? तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह चलता रहता है। जैसे उत्पादन आय को जन्म देता है और आय के फलस्वरूप व्यय किया जाता है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह हो गया। चक्रीय प्रवाह उत्पादन आय और व्यय। तो उत्पादन जब हमारा होगा तो उसके फलस्वरूप हमारी आय जनरेट होगी, हमारी आय उत्पन्न होगी, और जब हमारी आय होगी तो हम किसी भी चीज में व्यय करेंगे और व्यय के फलस्वरूप ही उत्पादन होता है। अगर खर्चा होगा तो हमारी वस्तु में जो भी कमी आएगी तो उसके द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो इसे कहते हैं चक्रीय प्रवाह। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह चलता रहता है। उत्पादन के फलस्वरूप आय जनरेट होती है, आय का उत्पन्न होता है और आय के फलस्वरूप व्यय किया जाता है। इसे ही आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। आय का चक्रीय प्रवाह इसे ही कहा जाता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के फलस्वरूप आय उत्पन्न होती है, आय के फलस्वरूप व्यय किया जाता है। इसे ही आय का चक्रीय प्रवाह कहता है। इसके फलस्वरूप उत्पादन आय को जन्म देता है और आय व्यय को जन्म देती है, जिसे आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। ये था हमारा आय का चक्रीय प्रवाह। अब हम देखते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता के अंतर को शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, इसका रूल होता है अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता के अंतर को शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो हमारे 6 टॉपिक क्लियर हो गए हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, उसका नाम है कर। कर क्या होता है? तो कर
कर क्या है, पहले हम ये जानते हैं। कर से अभिप्राय ऐसे शुल्क से है। कर एक प्रकार का वैधानिक शुल्क है जो सरकार को दिया जाता है और इसका भुगतान अनिवार्य होता है। अब कर कितने प्रकार के होते हैं? कर होते हैं हमारे दो प्रकार के, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ये प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर होते क्या हैं, देखते हैं। सबसे पहले ऐसा कर, प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर से अभिप्राय ऐसे कर से है जो कि एक ही व्यक्ति को भुगतान करना होता है। प्रत्यक्ष कर से अभिप्राय ऐसे कर से है वह कर जिसमें एक व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है। ऐसा कर जिसमें एक ही व्यक्ति पर भार पड़ता है या एक व्यक्ति द्वारा ही भुगतान किया जाता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और अप्रत्यक्ष कर में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भुगतान किया जाता है। ऐसा कर जिनका प्रारंभिक और अंतिम भुगतान दो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और प्रत्यक्ष कर में ऐसा कर जिसका प्रारंभिक भुगतान और अंतिम भुगतान एक ही प्रारंभिक भार और अंतिम भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जिसका भुगतान एक ही व्यक्ति पर पड़े और जिसका भार अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो ये हमारा हो गया कर किसे कहते हैं। कर एक वैधानिक शुल्क है जिसका भुगतान अनिवार्य होता है, यह सरकार द्वारा लिया जाता है। और कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका भार, अंतिम भार और प्रारंभिक भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर जिसका प्रारंभिक भार और अंतिम भार दोनों अलग अलग व्यक्ति पर पड़ता है, दो अलग अलग व्यक्ति पर पड़ता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो ये थे हमारे 7 टॉपिक्स आज के। ये हमारी पार्ट 1 थी वीडियो। तो मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या होता है। अंतिम वस्तु क्या होती है? तो अंतिम वस्तु से अभिप्राय ऐसी वस्तु से है जिनका उपभोक्ता अंतिम रूप से उपभोग करता है, वह वस्तु अंतिम वस्तु कहलाती है। जैसे चाय, कॉफी, पेन आदि। मध्यवर्ती वह वस्तु होती है जिनका उत्पादन दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है, वह वस्तु मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। मूल्यह्रास से अभिप्राय किसी स्थायी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से आए कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। किसी स्थायी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से आए कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। अगला टॉपिक है हमारा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनाएं। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनाएं कैसे निकालेंगे? तो विदेशों से प्राप्त साधनाएं और विदेशों को दी गई साधनाएं के अंतर को विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनाएं कहते हैं। इसका मैंने आपको एक अभी तरीका बताया था। तो से में से को घटा दो। से और को के डिफरेंस को विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनाएं कहते हैं। से विदेशों से प्राप्त साधनाएं और को विदेशों को दी गई साधनाएं के डिफरेंस को विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनाएं कहते हैं। अब देखते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। मैंने आपको बताया था चक्रीय प्रवाह उत्पादन, व्यय और उत्पादन, आय और व्यय। चक्रीय प्रवाह प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन, आय और व्यय का चक्रीय प्रवाह चलता रहता है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन आय को जन्म देता है और आय के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड होती है, जिसकी वजह से व्यय किया जाता है। उसी प्रकार आय व्यय को जन्म देता है। अब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता के अंतर को शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। आर्थिक सहायता को हम अनुदान भी कहते हैं। अगर आपको कहीं अनुदान लिखा मिल जाए तो वो आर्थिक सहायता ही होती है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता के अंतर को शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसके बाद कर क्या है? कर एक वैधानिक शुल्क है जो सरकार द्वारा लिया जाता है। इसका भुगतान अनिवार्य होता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? कर 2 प्रकार के होते हैं, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं?
ऐसा कर जिनका प्रारंभिक भार और अंतिम भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, और ऐसा कर जिनका प्रारंभिक भार और अंतिम भार दो अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो ये था हमारा कर, और मैंने आपको सातों ही टॉपिक के बारे में बता दिया है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पे आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैप्टर से रिलेटेड। और इन सभी चैप्टर के फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर है जो हमारे इकोनॉमिक्स का बुक फर्स्ट का समष्टि अर्थशास्त्र वाली बुक का, उसके फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर पहले से लेकर चौथे तक मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं इंस्टाग्राम के पेज पे। आप मुझे वहां पे फॉलो कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टोटल क्वेश्चन उसमें इस चैप्टर में 28 क्वेश्चन है। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका पेपर में। अगर आप कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और आखिरी जो है वो हमारा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करें। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।